तो 9th आरबीएससी सक्सेसफुली फिनिश करने के बाद अब हम आपके सामने लेके आए हैं 10th की आरबीएससी। जी हाँ, बिल्कुल आरबीएससी की बुक्स में से लाइन टू लाइन रीड करेंगे इकट्ठे और देखते हैं कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम उन मोटी मोटी गाइड से ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप ऑथेंटिक ही पढ़ें, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बुक्स में से आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करें चैप्टर 6 का नियम है पशुधन एवं डेयरी विकास। तो राजस्थान में कृषि कार्य और पशुपालन जो है वो बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था का एक रोल प्ले करता है, अर्थव्यवस्था इसी पे डिपेंड करती है। तो राजस्थान का जो पशुधन है वो पशु संपदा का विशेष रूप से एक महत्व माना गया। 61% मरुस्थलीय प्रदेश है क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, और बहुत सारा पशुपालन होता है। देश का पशुधन का 7% जो है और भेड़ों का जो प्रतिशत है वो 25% अंश इसमें पाया जाता है। ठीक है, पशुधन जो है वो 7% है और भेड़ जो है वो 25% है। अब राजस्थान के कुल दुग्ध उत्पादन का वो 10% अंश होता है पूरे इंडिया के अकॉर्डिंग। भार वहन शक्ति जो होती है वो 35%, भेड़ मांस जो है वो 30% और ऊन में 40%। और राज्य में भेड़ जो है वो हमने बात कर ही ली थी। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन के लिए पशुधन का योगदान 9% है। निर्धनता उन्मूलन के लिए जो प्रोग्राम है जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, तो इसमें दुधारू पशु देके वो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। रोजगार सृजन के लिए पशुपालन ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे माना गया है, चाहे वो अर्धशुष्क भाग है या लघु कृषि परिवार है। तो डेयरी विकास में दुग्ध उत्पादन में 10% राजस्थान का पूरा इम्पोर्टेंस है और 1989 से 90 में 42 लाख दूध का उत्पादन हुआ जो 2003-04 में 80.5 लाख टन हो गया। ठीक है, सो परिवहन का जो साधन है उसमें बैल, भैंस, जो ऊंट, गधे, खच्चर होते हैं, ये सब का यूज इसमें करते हैं। कुल भार वहन क्षमता जो है वो 35% भाग राजस्थान के पशु वहन करते हैं। और देश में जो रेल और ट्रक द्वारा 30 करोड़ टन माल की ढुलाई होती है, लेकिन बैलगाड़ियों द्वारा आज भी 70 करोड़ टन माल ढोया जाता है। ठीक है, सो खाद की जो प्राप्ति है वो वर्मी कंपोस्ट, गोबर जो जानवर के गोबर होते हैं उससे बनवाते हैं। आज भी चमड़ा और हड्डियां जो है वो भी जानवरों से ही यहाँ प्राप्त होती है। राजस्थान में पशुधन की जो संरचना की अगर बात करें तो आपके सामने अभी एक टेबल ओपन होगी। ऊपर जितना भी था वो एक जनरलाइज करके आंसर दिया हुआ था। अब राजस्थान में पशुधन की संरचना जो है उसमें भिन्न प्रकार के पशु पाए जाते हैं जिसकी गणना 2003 के अकॉर्डिंग जो आरबीएससी की बुक है उसमें दी हुई है, जिसमें गोवंश एवं गाय बैल जो 1.09 करोड़ है, भैंस जाति 1.04 लाख है, भेड़ जाति 1 करोड़ है, बकरी जाति 1.68 करोड़ है, शेष जो ऊंट है, घोड़े, गधे, सुअर, ये सारे 0.10 करोड़ यानी कि आप 10 लाख कह सकते हैं। और इसी में से ऐसा डेटा जो है वो डायरेक्ट आता है। हम क्या पढ़ते हैं, बहुत मोटी मोटी बुक्स में से इतना सारा डेटा पहले तो देख के घबरा जाते हैं, वो याद होने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, सो पशुओं की संख्या में गाय बैल यानी कि कैटल और भेड़ बकरी बहुत प्रमुख है। राजस्थान में उपलब्ध जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, उनका निम्न विवरण है कि कौन सी मिलती हैं। सो गाय जो है वो हमेशा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और बहुत सारी नस्लें हैं। कुल पशु संपदा में गोवंश जो है वो 22.8% है, जिसमें पहली गाय है नागौरी। सो इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो है सुहालक, ये सुहालक प्रदेश नागौर में है। और इस किस्म के बैल जो है वो अधिकतर जोधपुर, नागौर और नागौर से लगने वाली जितनी भी पड़ोसी जिले हैं उनमें पाया जाता है। ये नस्ल जो है वो कम गाय जो दूध देती है वो बहुत कम देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कांकरेज। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में यानी कि बाड़मेर, सिरोही, जालोर, कांकरेज यहाँ पाई जाती है। और इस नस्ल की जो गायें हैं वो दिन में 5 से 10 लीटर दूध दे देती हैं। और इस नस्ल के बैल भी अच्छे भारवाहक होते हैं और इसी कारण इस नस्ल के गोवंश को द्विपरियोजनीय नस्ल कहते हैं। ठीक है, दोनों मतलब अच्छी नस्ल होती है। फिर है थार पारकर, इसकी जो उत्पत्ति स्थल है वो मलानी यानी कि बाड़मेर में है और ये गाय अत्यधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? थार पारकर। ठीक है, इसे स्थानीय भाग में मलानी नस्ल के नाम से जाना जाता है। थार पारकर को ही मलानी, क्योंकि मलानी जगह पे है। नेक्स्ट इज राठी। तो ये राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग यानी कि गंगानगर, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में ये मिलती है और अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है ये भी। और लेकिन इस नस्ल के बैलों में भार वहन की क्षमता कम होती है। तो ये देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज गिर। तो ये जो है गुजरात के सौराष्ट्र के गिर
वन में रहने वाले पशु होते हैं और ये पशु दक्षिण पूर्वी भाग यानी कि अजमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा आदि जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब सेकंड जो हम बात करेंगे भेड़ों की, तो ये 25% राजस्थान में पाई जाती है और 2 लाख परिवार इससे पशुपालन करते हैं, जिसमें पहली भेड़ का नाम है जैसलमेरी, ये जैसलमेर में पाई जाने वाली है। दूसरी है नाली, ठीक है, ये भेड़ का ही एक नस्ल का नाम है। हनुमानगढ़, चोरू, बीकानेर, झुंझुनू इनमें पाई जाती है और ऊन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है मालपुरी, इसे देशी नस्ल भी कहते हैं क्योंकि यह मतलब जयपुर, दौसा, टोंक, करौली और सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है, ठीक है। मगरा, ये प्रति वर्ष औसतन 2 किलोग्राम ऊन देती है। सो इस नस्ल की भेड़ अधिकतर जैसलमेर, बीकानेर, चोरू, नागौर में पाई जाती है। उसके बाद है पूगल, इनका उत्पत्ति स्थान बीकानेर की ही तहसील पूगल होने के कारण इसका ये नाम पड़ा। राजस्थान की कुल भेड़ों में सर्वाधिक भेड़ें जो होती हैं वो मारवाड़ी नस्ल की होती हैं, जो कि लगभग 45% है, ठीक है। और ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं जोधपुर, बाड़मेर, पाली, दौसा, जयपुर, ठीक है, यहाँ मिलती हैं। धीरे धीरे ये बात आपके अगर 3-4 बार आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, और अंडरलाइन इसीलिए मैं ये करती हूँ क्योंकि कई बार हाईलाइटेड थिंग हमारे आंखों के आगे रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज चोकला या शिखावटी, इसे भारत की मोरिनो भी कहते हैं और सबसे उत्तम किस्म की ऊन देने वाली नस्ल है ये, और प्रतिवर्ष 1 से 1.5 किलो तक ये ऊन देती रहती है। सोनाड़ी या चनोथर इसका नाम। अगली भेड़ राजस्थान में बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिले में पाई जाती है। जमीन पर घास चरती है और इसका कान जमीन को स्पर्श करता है जब ये घास चरती है। तो नेक्स्ट इज पशुधन विकास की समस्याएं। एक तो देखो मानसून की अनिश्चितता, बहुत सारे सूखे की समस्या रहती है और पशुओं को चारा नहीं मिलता। सेकंड है योजना समन्वय का अभाव, सरकार अभी तक मतलब पशु वाले क्षेत्र में इतना ज्यादा अच्छा वैसे तो नहीं कर पाई काम, पर क्या पता इन फ्यूचर कर दे। सो पशु स्वास्थ्य योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से आधारित उद्योगों की कमी है। नेक्स्ट इज पशुधन विकास हेतु समाधान, तो गोपाल कार्यक्रम चलाया गया, ये 1990 से 91 में चालू किया गया था और गैर सरकारी संगठन अथवा गांव के जो शिक्षित युवक जो गोपाल होते हैं उनको प्रशिक्षण देके इसे विदेशी नस्ल का उपयोग मतलब बढ़ा के गोपाल को क्रॉस प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधान की विधि से नए जो बेकार जो सांड थे ना उसको बधिया दिया जाता है, मतलब उसको खत्म, या एक तरह से उनकी नस्लें और नहीं बनती, ठीक है। तो अपने पशुओं को स्टॉल पर किस प्रकार के खिलावे और कैसे ना कराएं ये सारा उनको बताते हैं। नेक्स्ट इज भेड़ प्रजनन कार्यक्रम, शीप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो राजस्थान में ही ऊन और मांस के उत्पादक में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार के लिए भेड़ प्रजनन का काम करते हैं। क्रॉस प्रजनन या क्रॉस ब्रीडिंग का काम होता है जिसमें नाली, चोकला, सुनाड़ी और मालपुरा नस्लों को लागू किया जाता है क्योंकि अच्छी नस्लें थी ये, और भेड़ों की नस्ल यानी कि इससे जो आगे होगी वो सुधार होगा। विपणन व्यवस्था क्या होती है कि उचित मूल्य इनका प्राप्त हो सके। क्रय विक्रय पशु मेले लगाए जाते हैं जिसमें बेस्ट राजस्थान में 50 पशु मेले लगते हैं और 10 मेले राज्य स्तरीय प्रसिद्ध पशु मेले होते हैं जो पशुपालन विभाग आयोजित करते हैं। फिर है पशु चिकित्सा, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चिकित्सालय खोले गए, 1951 में 147 थे और 2001-2 में 12 पशु क्लिनिक्स हैं, 22 प्रथम ग्रेड के पशु चिकित्सालय हैं, 1386 पशु चिकित्सालय और 285 पशु औषधालय और 1720 उपकेंद्र कार्यरत हैं। इसके अलावा 34 जिला रोग प्रयोगशालाएं भी हैं। तो घर पर ही पशु चिकित्सा सेवा भी उपलब्ध करवाई जाती है उपखंड स्तर पर, और 8 चल पशु चिकित्सा इकाइयां भी गठित करने की योजना बनाई गई। एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम में क्या है, 8वीं योजना के प्रारंभ में यह जयपुर बीकानेर संभाग में चालू किया गया था, परंतु वर्तमान में यह कार्यक्रम प्रदेश के कोटा, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर संभागों में 21 जिलों में लागू है। 749 उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं यहाँ पे, और पशुओं के स्वास्थ्य के अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान, बेकार पशुओं का बंध्याकरण और उन्नत किस्म के चारे के बीजों का वितरण भी उद्देश्य में शामिल है। पशुपालन अनुसंधान, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 2 पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर और जयपुर में स्थापित किए गए थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीकानेर और सूरतगढ़ में भेड़ अनुसंधान के स्थापित किए। जोधपुर में ऊन एवं भेड़ के लिए विश्व बैंक की सहायता से जामडोली में पशु चिकित्सक इम्पोर्टेंटली प्रोवाइड किए। राज्य के जो डेयरी विकास था उसमें राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF सहयोग के राज्य में डेयरी कार्यक्रम संचालित कर रहा है। राजस्थान में डेयरी फेडरेशन उपभोक्ताओं को उचित किस्म के दूध दिलवाने के लिए सब होता है, ठीक है। दूध संकलन का कार्य 16 जिला डेयरी संघों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिनकी क्षमता 9 लाख लीटर से बढ़कर 14.30 लाख लीटर प्रतिदिन कर दी गई है, ठीक है। गहन डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य के सभी 30 जिलों में चलाया जा रहा है, जो कि अब तो 50 हो गए हैं, तो इसमें चेंजेस आएंगे। इस कार्य में 16 दुग्ध उत्पादक संघों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। 2006 से
से 7 में दिसंबर 2006 तक डेयरी फेडरेशन का औसतन दुग्ध संग्रहण 13.49 लाख किलोग्राम प्रतिदिन रहा था। इसके दूध की बिक्री प्रतिदिन औसतन 12.01 लाख लीटर थी। राज्य में मार्च 2006 के अंत में कार्यशील दुग्ध उत्पादक प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या 8,874 हो गई और इनमें जिला दुग्ध संघों की संख्या 16 हो गई। सहकारी समितियों के विकास के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की काफी उनको लाभ पहुंचा। डेयरी फेडरेशन के अधीन 4 पशु आहार संयंत्र कार्यरत है, जिनमें पशु आहार का उत्पादन कर उसका विपणन भी किया जाता है। ठीक है, खरीदा बेचा। राजस्थान में जो डेयरी के विकास में ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आमदनी हुई है, रोजगार में वृद्धि हुई है। तो ये सारी लैंग्वेज लिखी हुई है। अभी तक तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन दिख नहीं रही है। आगे चलते हैं तो ये बायोगैस की बात की है कि गैर परंपरागत स्रोतों का विकास हुआ है, दूध से बने पदार्थ की मांग बढ़ी है, ठीक, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं थी। डेयरी विकास पर टेक्नोलॉजी मिशन, तो भारत सरकार ने डेयरी विकास पर टेक्नोलॉजी मिशन प्रारंभ कर दी है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाया गया, दूध व दूध से बनी वस्तुओं की उपलब्धि बढ़ाई गई। अब देखो यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से सुना है, अगर कुछ भी आपके माइंड की एक होती है इंटेलिजेंस, तो उसने कुछ तो ग्रैब किया होगा, कुछ तो सीखा होगा। अगर आप बिना पीछे वीडियो को स्क्रॉल किए इन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। सो दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चन, आपको इसको घर पे ट्राई करना है। और अगर आपको लगता है कि आपको इसके आंसर्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि लिखने से हमें कई चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यू फॉर्म में दिए हुए हैं। ये देखने में भले 3 हो, पर यही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का भी कारण बन जाते हैं अगर ना ढंग से पढ़ के जाए। जैसे ये थार पारकर गाय कहाँ पाई जाती है, तो इसके ऑप्शंस आप देखेंगे तो ये बिल्कुल फेमिलियर लगेंगे, ऐसे लगेगा कि हमने तो ये चीज़ देख रखी है। ठीक है, अब कितने परिवार संलग्न है या कैसे, बहुत क्वेश्चंस होते हैं वो बुक के अंदर से ही आते हैं, और हम क्या करते हैं, बाहर की किताबें पढ़ते हैं मोटी मोटी, जिसका कोई लेना देना नहीं होता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरबीएससी की बुक के अलावा पेपर बनाने वाले भी कहीं से भी पेपर नहीं बना सकते, क्योंकि ऑथेंटिक जो बुक है वो बोर्ड भी आरबीएससी की ही बुक मानेगा। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो वो भी आरबीएससी का ही आंसर मानेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने थे। निबंधात्मक क्वेश्चंस को भी आपने ध्यान से देखना ही है, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू बेसिस पे आप कोई एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एग्जाम जी। होपफुली आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कर दिया होगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप सीखेंगे ज़्यादा जब आप शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 7 के साथ।